बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस वक्त इसराइल का जो अटैक है फ़लस्तीनियों के ऊपर, उसके कुछ पस पर्दा हक़ाइक़ भी हैं और उनमें से कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली। एक बड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्री की है TRT वर्ल्ड ने। TRT वर्ल्ड ये तुर्की से वाबस्ता है और बड़ी शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने कुछ हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं और ये बताया कि इस वक्त नेतन्याहू ने जो पूरी जंग मुसल्लत कर दी है फ़लस्तीनियों के ऊपर, उसके कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको दुनिया नहीं जानती या जिनके बारे में दुनिया नहीं सोच रही। ये ऐसा नहीं है कि सिंपली रमज़ानुल मुबारक आया, कोई यहूदियों ने प्लान किया हुआ था और उन्होंने एकदम अटैक कर दिया मुसलमानों के ऊपर। ये अटैक पिछले रमज़ान में भी हो सकता था या बाद में भी हो सकता था। इसकी टाइमिंग और ये सारा कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई एक हमला या कोई लड़ाई होती है, उसके पीछे एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आपको वो सारे फैक्टर्स देखने चाहिए। देखिए, सिंपल सामने की बात तो ये है कि यहूदियों को वो ज़मीनें छीननी है और उनका जो बड़ा मकसद है वो ये है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं और उसकी जगह के ऊपर वो लेकर आना चाहते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा थर्ड टेम्पल, जिसको वो वहाँ बनाएंगे उनके बकौल। और उसके बाद वो ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं कि उस ताबूत को वहाँ पे लाएंगे। फिर उनका मकसद ये है कि जो बरतानिया में उनका एक तख्त पड़ा हुआ है, वो एक पत्थर है बहुत बड़ा, जिस पे अंबिया इकराम की और उसके बाद जो है जो इसराइल के बादशाह हुआ करते थे उनकी ताजपोशी होती थी, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब है। उसको भी वापस इसराइल में लेकर आएंगे और फिर वो अपने मसीह दज्जाल का इंतज़ार करेंगे। दज्जाल आएगा तो उसके बाद उनका पूरी दुनिया में इक़्तिदार हो जाएगा। उनका कुछ यूँ सोचना है, वो उसके लिए स्लो चलते रहते हैं। लेकिन जो इंसान इस मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके अपने ज़ाती मामलात भी होते हैं। यहाँ TRT वर्ल्ड ने कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ बताए हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए हैं। 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नेतन्याहू ने फौरी तौर पे ये किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि लबनान से मुसलमानों की कुछ तादाद कम है, लेकिन हज़ारों की तादाद में लबनान और इसराइल के बॉर्डर के ऊपर मुसलमान पहुँचे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। और वहाँ से कुछ मुसलमान इसराइली सरहद के अंदर दाखिल हो गए हैं लबनान से निकलकर, और वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए इस तरफ आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उनको इस वक्त करना चाहिए। अगर तो लबनान एक फ़ौज को और मुसल्लह पूरी तंजीम को वहाँ भेजे तो फिर तो बात है कि वो लड़ सकते हैं। लेकिन ये निहत्ते मुसलमान जो नारे लगाते हुए आ रहे हैं, ये अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है, अपने आप को खुद ख़तरे में डालने वाली बात है और अपनी जान देने वाली खुदकुशी वाली बात है। अगर तो उनके पास हथियार हैं, वो हथियारबंद हैं, मुकाबला कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया उन मनाजिर में जो मैं देख रहा था। लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट दागे हैं, मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह का ही नाम आ रहा है, जो इसराइली इलाकों में आकर गिरे हैं। कोई बड़ा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। हमास के रॉकेटों ने कुछ नुकसान किया है। अब आ जाए उस वजह की तरफ जो मैं आपको बता रहा था कि नेतन्याहू ने यह सारा कुछ क्यों किया इस वक्त। ये TRT वर्ल्ड की एक बड़ी शानदार रिपोर्ट है, मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने ये बताया कि नेतन्याहू ने अपनी चौथी और 5वीं वज़ारत उज़्मा के दौरान, ये बड़े लंबे अरसे से वज़ीर आज़मी चला आ रहा है इसराइल का, बड़े लंबे अरसे से, और कई मरतबा ये मुसलमानों का खून बहा चुका है। इसने हिलरी क्लिंटन को कहा था कि मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा खून बहाना और उनकी नस्लकुशी करना हमारी पॉलिसी है। और ये कहने के बाद उसने कहा कि वेलकम टू यरूशलेम, हम आपको यहाँ पे वेलकम करते हैं इसराइल में। नेतन्याहू ने अपनी चौथी और 5वीं वज़ारत उज़्मा के दौरान कुछ बदउनवानियाँ और कुछ घोटाले किए हैं और उनकी तहकीकात शुरू हो गई। दिसंबर 2016 में इसराइल के तहकीकातकारों ने इस मामले में नेतन्याहू को तफ्तीश में शामिल किया था। फ़र्द जुर्म आयद करने की पुलिस ने सिफारिश भी कर दी थी 2016 के इख्तिताम पे, और उसके बाद 21 नवंबर 2019 को ऑफिशियली या बाकायदा तौर पर 3 बड़े जराइम के अंदर फ़र्द जुर्म आयद करने की सिफारिश की गई पुलिस की जानिब से और फिर आयद कर दी गई। अब ये जो 3 जुर्म हैं, ये कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कौम के एतमाद को ठेस पहुँचाना। दूसरा है एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, रिश्वतें जो हैं उनको कबूल करना और करप्शन करना, मिसाल के तौर पे सिंपल अगर आप करें तो। तीसरा है फ्रॉड,
यानी धोखाधड़ी, ये 3 जराइम हैं जो नेतन्याहू के खाते पड़ गए हैं और संगीन इल्ज़ामात नेतन्याहू के ऊपर हैं। अब इन जराइम की वजह से जब ये इसके ऊपर सारा मामला लग गया तो 2019 में 21 नवंबर 2019 के बाद से 24 मई 2020 को ज़िले अदालत जो है यरूशलेम की उसमें ट्रायल शुरू हो गया था नेतन्याहू का। 24 मई 2020 यानी पिछले साल गर्मियों में नेतन्याहू का लगभग 1 साल पहले ट्रायल शुरू हो गया था यरूशलेम की ज़िले अदालत में। और फिर नेतन्याहू को इसी वजह से वजारत उज़्मा के अलावा जो बाकी ओहदे उसके पास थे या बाकी वजारतें और पोर्टफोलियोज जो कुछ भी था नेतन्याहू के पास, जैसा कि उसके पास मवासलात की मिनिस्ट्री भी थी, टेलीकम्युनिकेशंस की और दीगर चीज़ें भी थी, तो वो सारा कुछ उसको छोड़ना पड़ा नेतन्याहू को और सिर्फ वो वज़ीर आज़म के तौर पे इसराइल के वो रह गया। पहला केस जो है नेतन्याहू पे, मैं आपको ज़रा 5 केस बता देता हूँ, 4 केस जो मेन केस उनके ऊपर है, 3 बड़े इल्ज़ामात हैं जो दफ़ात बनती हैं। उसके बाद नेतन्याहू ने क्या क्या किया वो भी बताता हूँ आपको मैं। 5 अप्रैल 2021 ये इस साल अभी 1 महीना पहले गवाहियाँ शुरू हो गई हैं नेतन्याहू के खिलाफ और गवाहों को लाया जा रहा है, उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे करके अब पड़ताल की जा रही है और ट्रायल चल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ। वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। पहला केस नेतन्याहू के खिलाफ ये है कि उसने और उसकी बीवी ने कई बाअसर और ताकतवर लोगों से कीमती तहाइफ वसूल किए और पूरा साल वसूल करते रहे बगैर बताए। ये तोशाखाना जैसा केस है, बाहर से लो और खा जाओ, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये उस तरह की हरकत की नेतन्याहू ने और उसकी बीवी ने बगैर बताए। 2016 में तकरीबन पूरा साल ये बाअसर अफराद और ताकतवर लोगों से, अमीर लोगों से कीमती तहाइफ वसूल करते रहे और उनको खाते रहे। दूसरा केस यदियत अहरोनोत, ये एक बड़ा मुश्किल नाम है जी उनके अखबार का। ये इसराइल का एक सबसे बड़ा अखबार है, या बड़े अखबारात में से आप एक कह लें, ये बहुत बड़ा तगड़ा अखबार है इसराइल का। उसका जो चेयरमैन है एरनॉन मोजेस, उसके साथ कुछ बातचीत करते रहे नेतन्याहू और वो बातचीत रिकॉर्ड हो गई और वो रिकॉर्डिंग लग गई मुखालिफिन के हाथ और फिर वहाँ उनकी सरकार के हाथ लग गई। अब वहाँ पे तहकीकात शुरू हो गई कि ये बातचीत जो रिकॉर्डिंग आई है ये नेतन्याहू की और उसी बड़े अखबार के चेयरमैन की है, तो ये साबित हो गया। अब इस बातचीत के अंदर नेतन्याहू ने ऐसी कानून साजी पर तबादला ख्याल किया है अखबार के चेयरमैन से, जिस कानून साजी के बाद जो उस अखबार के मुकाबले में दूसरा बड़ा कंपिटिटर है या दूसरा बड़ा अखबार है, उसका नाम है इसराइल ह्यूम। ये भी बहुत तगड़ा अखबार है, बड़े अखबारात में से एक ये है और एक जो मैंने आपको बताया यदियत एरोनॉथ, ये 2 बड़े अखबारात हैं। तो नेतन्याहू ने उस अखबार को फ़ायदा देने के लिए, जिसके चेयरमैन से बात कर रहे थे, दूसरे अखबार को नुकसान देने के लिए मखसूस कानून साजी करने की हामी भरी थी और उसके ऊपर डिस्कशन की थी। ये मामला भी अदालत में चल रहा है। तीसरा मामला जो नेतन्याहू का है वो जर्मनी से कोई डॉल्फिन क्लास 3 सबमरीन इन्होंने ली थी, जो जिसको आबदोज कहते हैं, पानी के नीचे जो ऑपरेट करती है पानी के अंदर से, और समंदर का एक बड़ा शानदार हथियार है। जर्मनी से डॉल्फिन क्लास 3 सबमरीन की खरीदारी और कुछ जंगी जहाज़ों की खरीदारी में नेतन्याहू के कुछ करीबी लोग हैं वो घपला करते हुए पाए गए और उनका पोल खुल गया। ये केस में भी नेतन्याहू इन्वॉल्व पाया गया और उसके खिलाफ ये मामला भी चल रहा है। चौथा जो केस चल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ वो ये है कि इसराइल में एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका नाम है बेजैक। बेजैक कंपनी जो है टेलीकम्युनिकेशन, जैसे हमारे यहाँ पे जैज़, टेलीनॉर और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हैं और वारिद, इस तरह वहाँ पे है एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है बेजैक। ये जो बेजैक कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन की, इसको फ़ायदा पहुंचाया गया वहाँ के रेगुलेटर की जानिब से। जैसे पाकिस्तान में PTCL एक रेगुलेटर है, एक अथॉरिटी है इन सब के ऊपर, तो इसी तरह वहाँ पे जो रेगुलेटर है उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया एक मखसूस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को, और उस वक्त फ़ायदा पहुंचाया जिस वक्त खुद वज़ीर था टेलीकम्युनिकेशन का नेतन्याहू, और इसमें भी वो फंस गया और उसका कनेक्शन निकल आया। तो ये है वो चौथा मामला। पांचवा मामला नेतन्याहू की बीवी के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था इसराइल में, और जो मुकदमे की पैरवी कर रहा था मुखालिफ शख्स, उसको नेतन्याहू ने ये ऑफ़र किया
कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इसराइल का ओहदा जो है वो रिश्वत के तौर पे तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम मेरी बीवी के खिलाफ मुकदमा जो है वो वापस ले लो। ये मामला भी सबूत के साथ पेश कर दिया गया। तो ये 5 बड़े मामलात हैं जिनमें नेतन्याहू फंसा हुआ है, ये उसके अपने मामलात हैं। दूसरी एक वजह टीआरटी वर्ल्ड ने यह बताई कि नेतन्याहू का बेटा है यायर नेतन्याहू, ये वो 30 साल का है, 1991 में पैदा हुआ था। ये नेतन्याहू के लिए सोशल मीडिया पे काम करता है और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है। जैसे मुख्तलिफ सियासतदानों के बच्चे आजकल सोशल मीडिया सेल्स चला रहे होते हैं और वो बड़ा आगे बढ़ चढ़ के कर रहे होते हैं, ऐसे ही नेतन्याहू के लिए ये उसका बेटा जो है यायर नेतन्याहू ये काम कर रहा था। ये बहुत सारे मामलात के अंदर फंसा हुआ है। इसका कुछ अर्सा पहले फेसबुक ने अकाउंट भी कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया था, जब इसने मुसलमानों और अरबों और फ़लस्तीनियों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया था। इस्लामोफोबिया के लिए ये काम करता रहता है, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ, और मुख्तलिफ तनाज़ात के अंदर घिरा रहता है। ये भी आजकल बड़ी मुश्किलात में है। दाना कसीडी एक एक्टिविस्ट है, वहाँ पे जानवरों के हुकूक के लिए काम करती है, उसको पिछले दिनों अब्यूज़ किया इसने और उसको हरास किया और उसने इसके ऊपर एक और मुकदमा कर रखा है। तो ये मुख्तलिफ मुकदमेबाजियों में उलझा हुआ उसका बेटा भी, और बहुत इसराइल के अंदर ये मामला बहुत उठा हुआ है कि वज़ीर आज़म का बेटा जो है वो कुछ भी करता फिरे, उसको कोई नहीं पूछ सकता, और उसने हर चीज़ को अपने हाथ में लिया हुआ है, लोगों को हरास कर रहा है। तो काफ़ी दबाव में है नेतन्याहू अपने बेटे की वजह से भी और अपने इन 5 मुकदमात की वजह से भी। तीसरी एक बड़ी अहम चीज़ जो बताई गई है इस रिपोर्ट के अंदर वो ये है कि गुज़िश्ता 2 सालों में 4 मरतबा इलेक्शन हो चुके हैं इसराइल में, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मकबूल नहीं है कि वो अक्सरियत हासिल कर सके। यानी ना नेतन्याहू कर पा रहा है, ना उसके मुखालिफिन कर पा रहे हैं, और इसराइल के अंदर कोई भी कानून साजी नहीं हो पा रही। इसराइल बहुत बुरी तरह उलझा हुआ और फंसा हुआ है। नेतन्याहू की शोहरत को नुकसान पहुंचता है, इसके बावजूद वो कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत जीत लेता है, बाकी लोग भी जीत लेते हैं, प्रेशर ग्रुप भी जीत जाते हैं, लेकिन एक डेडलॉक बना हुआ है जिसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इसराइल में बन नहीं पा रही, और नेतन्याहू बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। वहाँ एक सियासी बहरान है, और आज़ाद हुकूमत ना बनने की वजह से कानून साजियाँ भी नहीं हो रही, बहुत सारे मामला रुके हुए हैं। अब नेतन्याहू इस कोशिश में है कि किसी तरह तवज्जो हटाई जाए इन मामलात की तरफ से। एक तो जो पॉलिटिकल एक बहरान है इसराइल के अंदर, दूसरा जो मामला उसके अपने बेटे का, और तीसरा उसके अपने ऊपर जो 5 मुकदमात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं और ट्रायल आखिरी मराहिल में है। और आइंदा अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए वहाँ उनके पास सबसे आसान तरीका यह है कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों का कत्लेआम करो, मुसलमानों को मारो, जंग जैसी सूरत हाल बनाओ और इलेक्शन जीत जाओ, अक्सरियत मिल जाएगी, जैसा कि नरेंद्र मोदी करता है भारत में। और वही फार्मूला जो है वो इसराइल के पास है, अपने वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर अटैक करके। आपने देखी वीडियोस कैसे वो जश्न मना रहे थे, रक्स इबलीस कर रहे थे, वो शैतानी डांस नाच रहे थे जब मस्जिद अक्सा को आग लगी हुई थी, हमारे दिल जल रहे थे और वो इस पर खुशियाँ मना रहे थे। तो इसी तरह के हैं वो। यानी मुझे कभी भी कोई ईसाइयों की, यहूदियों की या किसी हिंदुओं की कोई इबादतगाह को आप नुकसान पहुंचाएं और वो बेचारे रो रहे हो, तो उनको देख के मुझे खुशी नहीं होगी। हाँ, मेरा दिल से दुआ करता हूं कि वो सारे अल्लाह की वहदानियत पे यकीन करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। मैं चाहता हूं कि वो सही रास्ते की तरफ आए, लेकिन किसी का दिल तोड़ के, किसी की दिलदारी करके, किसी को रुला के आप खुश हों, ये हमें कभी नहीं लगता, और मुसलमान ऐसा चाहते भी नहीं हैं। इसीलिए अक़लियतों के हुकूक हैं हमारे मज़हब में। तो तवज्जो हटाने के लिए नेतन्याहू ने ये खेल खेला है। इसका एक पहलू ये भी है, इसको भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, मगर इसमें कुछ थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया। इसराइल में हमास के रॉकेट इस हद तक मुअस्सर साबित होंगे, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उल्टा नेतन्याहू को नुकसान होना शुरू हो गया है सियासी तौर पे, और उसके ऊपर तनकीद में इजाफा हो रहा है इसराइल के अंदर भी, और जो यहूदी इसराइल से बाहर रहते हैं वो भी नेतन्याहू पे तनकीद कर रहे हैं। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो फ़लस्तीनियों को इतना नुकसान पहुंचाए और इतने बड़े पैमाने पर इस जंग को ले जाए और इतना ज़्यादा इसको छेड़ दे और मुसलमानों को इतना बड़ा नुकसान दे दे कि उसको सियासी फ़ायदा जो वो ढूंढ रहा है वो हासिल हो जाए। क्योंकि अभी तक की जंग के अंदर, या अभी तक की लड़ाई के अंदर, या एकतरफा लड़ाई के अंदर ही मैं कहूँगा, नेतन्याहू ने वो हासिल नहीं किया जिसको हासिल करने के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहा है। तो ये है जी वो रिपोर्ट जो टीआरटी वर्ल्ड ने दी है, मैंने आप तक पहुँचा दिया है। इसको इस पहलू से भी देखिए
और बाकी चीज़ें भी आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। मैं इन वीलॉग्स में आपको कोई ऐसा झूठा आसरा या तसल्ली नहीं दूंगा कि वहाँ पे हम जा रहे हैं, आज़ाद करवाने जा रहे हैं, मुसलमान मिल के जंग करने जा रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन वजूहात पे बात करेंगे एक और वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।